अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है इक्विलिब्रिया, ठीक है। और इक्विलिब्रिया में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे इक्विलिब्रिया क्या होता है? आपके पास बच्चों दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है और एक रिवर्स होता है। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर आ जाए ना, तो तब उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन टू डायरेक्शन होता है, ठीक है। क्या होगा ये? टू डायरेक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जो टू डायरेक्शन रिएक्शन है वो कौन कौन सा होगा? एक इसमें बच्चों होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरी इसमें होगी रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड में बच्चों क्या होगा? एरो ऐसे जाएगा, और रिवर्स में क्या होगा? एरो वापस आएगा। एक रिएक्शन में दोनों डायरेक्शंस होंगी, तब उसको हम बोलेंगे वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, ठीक है। तो आप इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हो। अब डबल एरो कैसे होगा बच्चों? ऐसे, हाफ एरो इधर और हाफ इधर। ये जो ऊपर वाला एरो है ये होगा फॉरवर्ड के लिए, और ये जो नीचे वाला बच्चे एरो होगा ये होगा रिवर्स के। इरिवर्सिबल चेंजेस। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ बच्चों वन डायरेक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। वन डायरेक्शन होगा। वन डायरेक्शन का मतलब ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ठीक है। एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और वो एरो की डायरेक्शन सिर्फ यही होगी। इसलिए दोनों में डिफरेंस बताया कि ताकि आप जब इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो आपको सही से क्लियर हो जाए। क्लियर है? एक और पॉइंट है बच्चे इसका, ये रिएक्शन जो है वो नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्या होगा ये? नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चे डायरेक्शन दो है ना, तो फॉरवर्ड, तो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगी, फिर रिवर्स आ जाएगी, फिर फॉरवर्ड आएगी, फिर रिवर्स आ जाएगी। तो ऐसे ही रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। क्या होगा? रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। एक ही डायरेक्शन होगी तो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना देंगे, बस वो वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए भी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वहां से फिर हमें रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट को निकालना पड़ेगा ताकि वो दोबारा वापस रिएक्शन ना जाए, ठीक है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और इरिवर्सिबल होगा, लेकिन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है बच्चे? रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट होके बच्चों बना रहे होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने दो चीज़ें ली, उन दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो वो रिएक्टेंट है। जब मिक्स होकर आपके पास एक नई चीज़ बन जाएगी तो बच्चे वो होगा हमारे पास प्रोडक्ट। क्लियर? तो अगर तो रिएक्टेंट सारे के सारे कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना देंगे और वो रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा तो इसको हम बोलेंगे वो इरिवर्सिबल है। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्शन की डायरेक्शन आगे को भी जा रही है, पीछे को भी आ रही है, तब वो रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। अब हम इन दोनों रिएक्शंस की बच्चे डेफिनेशन देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। दोनों में डिफरेंस मेन देख लिया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। हमने क्या बोला था? इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? सिंगल स्टेप होगा, सिंगल एरो से इसको शो करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बच्चे उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए इसकी डेफिनेशन भी देखो। If stoichiometric amount of the reactants are used, then no reactants are present at the end of the reaction. स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट बच्चे क्या होती है? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो ना, उसके मोल्स, उसके ग्राम्स, मतलब कितनी वैल्यू, कितनी अमाउंट आपने रिएक्टेंट की ली है। तो क्या लिखा हुआ है? इफ द स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट आर यूज्ड, जब तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो हैं वो यूज्ड हो जाएं, इस्तेमाल हो जाएं, एंड देन नो रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, और रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट ना बचे बल्कि सारे के सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में, सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसको आप सिंगल एरो से शो करते हो, तो ये देखो हमने यहाँ पे सिंगल एरो लगाया, ठीक है, और रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल हमने ली है सोडियम क्लोराइड की और सिल्वर नाइट्रेट की। अगेन आपने वैसे ही आइंस बना ली जैसे आपको बताया गया था, आपने अगेन आइंस बना लेने हैं। अब एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव से कंबाइन करेगा,
तो Na पॉजिटिव कंबाइन करेगा NO3 नेगेटिव से, तो NaNO3 बनेगा। इसी तरह क्लोरीन कंबाइन करेगा सिल्वर से, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्लोरीन का पहले क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये रूल है कि जब भी आप किसी चीज़ का केमिकल फार्मूला लिखते हो तो पॉजिटिव एलिमेंट को आप हमेशा पहले लिखते हो, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चे, ये 2 डायरेक्शन होता है, हमने पढ़ा था, एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डबल एरो से, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इन विच द प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट। तो पहले बच्चे क्या होगा कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। फिर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन हो जाए, प्रोडक्ट दोबारा से बन जाए और वो दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और सेम कंडीशन में आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी। इट मीन्स दैट कि रिवर्सिबल रिएक्शन आपने क्लोज्ड सिस्टम में करना है। ऑब्वियसली अगर गैस होगी, अगर आप ओपन सिस्टम में करोगे गैस तो इवॉल्व हो जाएगी। तो जो भी आपने कंडीशन एक डायरेक्शन को देनी है, रिवर्स डायरेक्शन में भी कंडीशन सेम होनी चाहिए। हमने एक एग्जांपल ली है नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना देंगे। आपको याद है मैंने आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का एक टॉपिक समझाया था, तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। पहले आपने प्रोडक्ट लिख लेना है, फिर बच्चे आपने दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लेना है, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। बिकॉज ये है ना, इसका मतलब बच्चे क्या है कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। बिकॉज ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ और 2 नाइट्रोजन यहाँ, बैलेंस 2 3 2 बार 6 हाइड्रोजन यहाँ और 2 3 बार 6 हाइड्रोजन यहाँ, ये तो बैलेंस हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये इनकी कंडीशन है ऊपर लिखी हुई। जब 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा और आयरन एज अ कैटलिस्ट आप यूज करोगे, तब ये रिएक्शन होगा। और कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? टू स्पीड अप द रिएक्शन। यहाँ पे बच्चे आपने आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज किया है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमने 1 मोल नाइट्रोजन का लिया, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के कुछ नहीं लिखा ना, और 3 मोल हमने हाइड्रोजन के लिए हैं। 400 डिग्री टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेयर है, आयरन एज अ कैटलिस्ट है, तब जाके हमारे पास 2 मोल NH3 बनेगा, ठीक है। पॉइंट्स मैं आपको अगेन मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चे डबल स्टेप होता है, एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स। रिवर्सिबल रिएक्शन को आप डबल एरो से शो करते हो, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता जाएगा और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बनाता जाएगा। तो ये देखो दरमियान में एरो है ना, 2 लगे हुए, यानी इसका मतलब है कि पहले ये बन रहा है, फिर उसके बाद दोबारा ये बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन और नीचे वाली रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और अगर आप बच्चे इरिवर्सिबल की बात करो तो इरिवर्सिबल में हमारे पास जितना भी रिएक्टेंट होगा वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट बना देगा और ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमने इक्वेशन में सिंगल एरो लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर आगे प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है ना क्लोज सिस्टम में, पढ़ा है ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। अब कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को भी कंप्लीट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपको कंडीशन चेंज करना पड़ेगी। अगर स्टिल आपको बच्चे कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।